हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनके पास में हिस्ट्री का विषय है और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की हिस्ट्री की क्लास नंबर 1 रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में बीए प्रोग्राम में भारत का इतिहास 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक वो पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो में हम आप सभी के होल सिलेबस की डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कौन कौन से यूनिट आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही मैंने आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस वाली वीडियो बनाई तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि सर हिस्ट्री का सिलेबस भी क्या क्या हमें पढ़ना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दीजिए। तो आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी की डिमांड पर एक नई वीडियो जिसमें हम हिस्ट्री के पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहले हम आप सभी को सिलेबस समझाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हर एक टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियोस भी आप सभी के लिए आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप देखेंगे कि ये भारत का इतिहास है जो आपकी बुक है सन 300 से 1200 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। इसमें आप सभी के लिए कुछ यूनिट्स डिवाइड किए गए। टोटल अगर हम बात करें तो 8 यूनिट है। इसमें से 6 यूनिट आप लोगों को पक्का करके जाना है। आप सभी को पता है कि ओवरऑल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और इन 8 क्वेश्चन में आप सभी को 4 क्वेश्चन कोई भी जो आपको आते हैं वो करने पड़ेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 एज ऑलवेज, जैसा कि फर्स्ट आप लोगों ने सेमेस्टर में भी सेम पढ़ा था, लेकिन काल को ध्यान रखना, ये 300 से 1200 जो ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पर ईस्वी है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ईसा पूर्व के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर आपने ये जाना था कि भाई प्राचीन भारत के इतिहास को जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, यानी स्रोतों का सर्वेक्षण। अगर आप दोनों चैप्टर को कंपेयर करोगे तो चैप्टर का नेम तो सेम मिलेगा, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ईस्वी की बात है। ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, तो जैसे मैं आप लोगों को बेसिकली बता दूं कि जैसे आज जो है 2022 चल रहा है, तो कोई ऐसा भी टाइम हुआ होगा जब हम बैक जाते हैं तो 2021 आया होगा, और 2021 से हम और बैक जाएंगे तो एक सन ऐसा भी आया होगा जब 2000 आया होगा, फिर 1000 आया होगा, कभी ऐसा भी सन आया होगा जब 500, और फिर सन 0 आया है। तो इस सन 0 से पहले की कहानी को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और सन 0 के बाद से लेकर जो आगे की है ये ईस्वी। यानी हम पढ़ कब के बारे रहे, तो 300 ईस्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सन 0 से 300 साल बाद। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था वो पहले का था और आप सभी ने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया था। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले यूनिट्स के नाम हम डिस्कस कर लें। सेकेंड यूनिट में आप सभी को गुप्त साम्राज्य, वकाटक साम्राज्य, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और मेजर है और यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में दूसरी यूनिट से या तीसरी यूनिट से पक्का होगा। और 100% जहाँ मैं डबल स्टार लगाऊं तो वह उस यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो पक्का एज इट इज जो मैं बताऊंगा वो बनेगा ही बनेगा। बात करते हैं हम अपनी अगली यूनिट के बारे में जो कि यूनिट नंबर 3 है। इसमें गुप्त उत्तर काल। गुप्त उत्तर का मतलब क्या होता है, गुप्त काल के बाद। ये कहीं पर भी आप ये उत्तर शब्द देख रहे हो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है, एक शब्द दिखेगा आपको, गुप्त जमा उत्तर। गुप्त उत्तर जिसे हम बोलते हैं, गुप्त उत्तर का मतलब होता है गुप्त काल के बाद की कैसी प्रवर्तनिक व्यवस्था रही, क्या क्या समाज में परिवर्तन आया, क्या क्या जो राजनीति में परिवर्तन आया। और प्रारंभिक मध्यकाल। मध्यकाल आप सभी को पता है हम कब से कब तक डालते हैं, तो सन 711 यानी पहला मुस्लिम इन्वेजर जिसको सफलता मिली, मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद से। और कब तक, तो आप बोलेंगे मध्यकाल चलता है जब तक 1757 में प्लासी का युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक। यानी अगर बुकों में आप मोटे तौर पे देखोगे, ये तो मैंने एक्चुअली बता दिया आपको, तो बुकों में अगर आप देखोगे तो आपके लिए 8वीं शताब्दी लिखा हुआ होगा। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ये मध्यकाल कहलाता है। लगभग 1000 वर्ष अगर आप देखेंगे
तो लगभग आपको 1000 वर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। सो होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब नाउ यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने आगे के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग अगले यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, वर्धन, पल्लव और चालुक्य के बारे में। तो ये यूनिट नंबर 4 है। इसमें जो पल्लव है और चालुक्य है ये ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्धन का मतलब है हर्षवर्धन से, तो आपको हर्ष साम्राज्य के बारे में इसमें पढ़ने वाले हो आप। इसके बाद में यूनिट नंबर 5 है। इसमें राष्ट्रकूट, पाल वंश, प्रतिहार, इन क्षेत्रीय संघर्ष के बारे में या क्षेत्रीय राजाओं के बारे में। तो मैं आपको कहूंगा इसको आप थोड़ा सा विराम देना, इसको अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ से एक छठे यूनिट से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप सभी को राजपूतों की उत्पत्ति के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन लिखित रूप में कि आपके एग्जाम में पक्का बनेगा, चाहे वो बॉयज हो या फिर वो गर्ल्स हो। यहाँ से क्वेश्चन 100% है। यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे चोल साम्राज्य की जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है यही पूछता है, और प्रशासन में भी इसका क्या फेमस है, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है, लोकल बॉडीज जिसे हम बोलते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 8वें यूनिट के बारे में, और 8वें यूनिट से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन सीधे सीधे, वैसे तो 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पर 2 क्वेश्चन आप सभी को डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अरबों द्वारा सिंध विजय के कारण, अरबों द्वारा सिंध विजय के कारण, सिंध विजय, सिंध आप सभी को पता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा है कि सिंधु नदी से ही हिंदुस्तान की शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अरबों द्वारा सिंध विजय के क्या कारण थे, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी कौन था, कितनी बार हमले किए और कौन कौन से हमले उसके प्रसिद्ध हैं। तो 17 बार हमले किए। कब से शुरुआत करी, सन 1000 से, सन 1000 ईस्वी से सन 1027 ईस्वी तक। इन 27 सालों में कितनी बार, 17 बार हमले किए। बिल्कुल डिटेल से मैं आप सभी के लिए लाऊंगा, जब वीडियोस लाऊंगा तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी वो सभी वीडियो हमारी ओर से तो आती ही रहेगी। तो नाउ यहाँ पर आपने ये स्लाइड देख ली, अभी स्लाइड पे हम चलते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले इस बुक के अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर बताया गया सन हम 300 से 1200 के बीच में पढ़ेंगे। और ये क्या है, पाठ्य का हमारा उद्देश्य दिया गया है कि भाई इस काल में कैसे कैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन कैसे हुए, कैसे कैसे नए नए राजवंशों का उदय हुआ। और अंत में आप इस क्लास के अंदर, इस सेमेस्टर के अंदर आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम टेन्योवर है, जो मुस्लिम शासन है वो हम पे स्थापित हो जाता है। होपफुली आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यूनिट आप सबकी स्क्रीन पर आ चुकी हैगी। यहाँ पर आप देखिए सबसे फर्स्ट यूनिट है, और इसमें आपको सबसे पहले इसके सर्वेक्षण, साहित्य, यहाँ पर स्रोतों के सर्वेक्षण पूछेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि प्राचीन भारत, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में। यहाँ पर प्राचीन भारत के आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यही बनेगा, इतिहास निर्माण। इतिहास निर्माण कब से कब तक पूछेगा, तो 300 से 1200 ईस्वी, इस टाइम से लेकर आपसे पूछेगा इतिहास के क्या क्या सोर्स हैं। तो आपको बेसिकली इतिहास में जो स्रोत हैं, जो इतिहास में आप लोग स्रोत पढ़ते हो, जो वो स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, इनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करना है। पहला है आपका पुरातात्विक, और दूसरे नंबर पे आप सभी को डालना है साहित्यिक। साहित्यिक स्रोतों को भी हम यहाँ पर देशज और यहाँ पर एक विदेशी। मैं बिल्कुल नोट्स के साथ जब आप सभी के लिए लेकर आऊंगा तो आप लोग भी कहेंगे जी सर बिल्कुल बहुत समझ में आया, बहुत मजा आया। देशज में भी एक धार्मिक है, बिल्कुल डिटेल से, इतनी डिटेल की आपकी बुक में भी आपको जल्दी धार्मिक और एक आपका मिलेगा गैर धार्मिक। आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया से हम पढ़ाने वाले हैं। तो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर, तो पेपर में क्वेश्चन बेसिकली या तो आपसे पुरातात्विक पूछेगा या साहित्यिक पूछेगा। अगर दोनों के बारे में पूछ ले तो थोड़ा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सभी के लिए सबसे पहले इस चैप्टर के उद्देश्य आप पढ़ोगे, प्रस्तावना पढ़ोगे, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। साहित्यिक स्रोत जैसा कि मैंने यहाँ बताया, तो यहाँ पर देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। देशी स्रोत को 2 भागों में बांट रखा है, एक धार्मिक और गैर धार्मिक।
है ना। तो धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य यहाँ पर देशी स्रोत में आ गए। इन दोनों की हेडिंग अगर आप बनाना चाहो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर देशी स्रोत बना सकते हो, और विदेशी साहित्य यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में फिर आता है पुरातात्विक शोध। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया पुरातात्विक शोध, तो पुरातात्विक शोध में कई सारी चीजें हैं, जिसमें अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र, सिक्के के अध्ययन को जो है मुद्रा शास्त्र, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं, और अन्य पुरातात्विक स्रोत जैसे कार्बन 14 होता है, जैसे मृत भांड हो गए, या फिर उस समय के डायरेक्ट प्रत्यक्ष छोड़े गए अवशेष, साक्ष्य की सीमाओं की क्या क्या सीमा है, यानी जो भी हम स्रोतों को हम देखते हैं उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट में आप सभी को ये पढ़ना है। बेसिकली हम बात करते हैं अपनी अगली यूनिट में, अब आपको आगे की यूनिट्स में क्या पढ़ना है। तो इसमें हम आ गए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर आ गए हैं, तो ये आ गया हमारा भाई अगला सेकंड यूनिट। तो इस सेकंड यूनिट में आपको गुप्त के बारे में, वकाटक के बारे में पढ़ना है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रशासनिक व्यवस्था और इसका समाज। प्रशासनिक व्यवस्था और इसका समाज सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में आप सभी इसके अंदर देखेंगे कि भाई स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, मिथक या भ्रम, मिथक का मतलब होता है भ्रम, क्यों भ्रम माना जाता है, क्यों मध्यकालीन जगत जब स्टार्ट होने वाला था या गुप्त काल को क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय में सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था थी। एक तो इस पे क्वेश्चन बनता है। गुप्तों के उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम आप सभी के सामने वर्णन करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए डबल स्टार लगा दूं, जिस जगह से क्वेश्चन बनेगा वहां से आप सभी के लिए डबल स्टार लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी के गुप्त की प्रशासन व्यवस्था मैंने बताया, तो समुद्रगुप्त के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो गुप्त की प्रशासन आपको पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको भूमिदान क्यों किए जाते थे, ब्राह्मणों को भूमिदान क्यों किया जाता था, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रियों को बड़ी बड़ी उपाधियां देते थे और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में भी मदद करते थे। इसके अलावा क्या क्या इसका समाज था, समाज के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कला संरक्षण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नए राज्यों का उदय, तो इसमें वकाटक, मैत्रक, दक्कन में और तमिलकम, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना होगा। तो इसके अंदर भी थर्ड यूनिट पे हम फिर आएंगे। थर्ड यूनिट के अंदर आपको गुप्त उत्तर काल, मैंने स्टार्टिंग में बताया गुप्त उत्तर का मतलब होता है गुप्त काल के बाद, यानी गुप्त काल के बाद प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही है, हमें इस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। सो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। इसके अंदर गुप्त काल के बाद की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पूछी जा सकती है, और इसको वैसे मैं बताऊं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आप इसको अगर कम इंपॉर्टेंट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इसके बारे में आप सभी को जरूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में इस जगह से क्वेश्चन जरूर बनता है। पाल वंश के बारे में पूछ लेगा, पाल वंश के राजा गोपाल थे जिनके बारे में पूछा जाता है कई बार, प्रतिहार के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में बोलेंगे। तो ये वंश एक तरीके से वही है। हम ज्यादा आगे अगर हम निकल के देखें तो यहाँ पर आपने जो फोर्थ यूनिट देखी, इसमें वर्धन, चालुक्य, पल्लव, अच्छा ये वाली यूनिट तो हमने भी आपको बताई नहीं, चलो कोई नहीं, पहले हम इसको बता देते हैं फिर हम उसको बताएंगे। तो यूनिट नंबर जो 5 है, इसमें पाल वंश के बारे में आप सभी से बाद में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, प्रतिहार या गुज्जर के बारे में आपसे पूछा जाता है, और राष्ट्रकूट। ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट यहाँ से बहुत पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट के लिए आप इसको जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर हमें जो चालुक्य राजा है इनके बारे में आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो ये दोनों के दोनों, चौथी और पांचवी यूनिट से आपको इन दोनों टॉपिक्स में से या तो राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, एक तो यहाँ से या फिर आपको यहाँ से, जिसमें वर्धन, पल्लव और चालुक्य, इनके जगह से आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर करके जाना। शॉर्ट नोट के लिए आप लोग यहाँ से इस चीज को प्रिपेयर जरूर करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब इसके बाद में अगले यूनिट में, यूनिट नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनने वाला है, और मैं इसको डबल स्टार पहले से ही कर दूं। इसमें क्वेश्चन सिंपल ये है, पहले तो राजपूत शब्द से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, राजपूतों की उत्पत्ति के स्वदेश सिद्धांतों का वर्णन करें। तो राजपूतों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत है, एक स्वदेशी सिद्धांत, एक विदेशी सिद्धांत। इतिहासकार अपने आप को 2 विचारधाराओं में विभाजित करते हैं। स्वदेशी सिद्धांत शास्त्री जो है वो कहता है राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है, अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। और जो विदेशी सिद्धांत है
उन सभी का कहना है कि भाई राजपूत जो है उनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं, बल्कि उनकी जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से ना होकर उनकी उत्पत्ति विदेशी, कहा जाता है कि ये विदेशी थे, बाहर से आए थे। शक राजा के बारे में आप सभी को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आगे चलकर किसके उत्तराधिकारी बनते हैं, तो आपके मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी। वो शायद बाहर के थे और इस वजह से इन्हें विदेशी माना जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा चोल साम्राज्य की जो प्रशासन में स्थानीय शासन डबल स्टार है, स्थानीय शासन पे ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आप सभी को जरूर प्रिपेयर करके जाना है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉयज, अपने एग्जाम्स में आप सभी को पता है कि लड़के और लड़कों का आप सभी का एग्जाम जो है अलग अलग शिफ्ट में होता है, और अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर होने के कारण आप सभी के लिए समस्या बढ़ जाती है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो क्वेश्चन उन्होंने याद किए थे वो लड़कियों के पेपर में आ जाते हैं और फिर लड़के वहाँ पर ऐसे ही खाली बैठे रह जाते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा पढ़ने की इस टॉपिक पे ज़रूरत है। तो चोल का जो स्थानीय शासन है उसको ज़रूर पढ़ना है। इसमें से सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये ना प्रांतीय और ग्राम प्रशासन, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन, इसके बारे में बात करेंगे सबसे पर। इसमें आपको बेसिकली नाडु, अना, वलनाडु, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साउथ के बारे में तो थोड़े से वर्ड अजीब से आप सभी के सामने आने ही वाले। इसके अलावा अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बना तो मूर्तिकला और चित्रकारी या मंदिर की वास्तुकला पे क्वेश्चन इस जगह से भी बन सकता है आप सभी के एग्जाम में। और लास्टली और फाइनली जहां से आपको पक्का 110% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो वो आप सभी के लिए रहेगा यूनिट नंबर 8। इस जगह से 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सभी के एग्जाम में पक्का है कि आना ही आना है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई अरबों द्वारा सिंध विजय के क्या कारण थे, अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किए। 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अरबों द्वारा सिंध विजय के कारण क्या क्या कारण थे कि अरब सिंध जीत गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा, अरबों ने भारत पर हमला किन कारणों की वजह से किया। दूसरा क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ से ये बनता है। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आप सभी के सामने। तो आप भाई किसको सफलता मिली थी, तो मोहम्मद बिन कासिम को अरबों में सफलता मिली थी। कब मिली थी? सन 711 से 713 ईस्वी। 2 वर्षों तक इन्होंने, लास्ट में जब तक मुल्तान नहीं जीता था, तब तक इन्हें, ये गलत है, मुल्तान फेमस जगह है। कहाँ से स्टार्टिंग करी थी? तो देवल के तट से, देवल सिंधु नदी का तट था, यहाँ से शुरुआत करी थी और कब तक? मुल्तान तक। तो आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। देखो ये अरबी था, मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, लेकिन जो भारत में फिर 2 टर्किश आते हैं, एक महमूद गजनवी और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा मोहम्मद गौरी। इसके बारे में भी आप सभी को मैं बताऊंगा, मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी जो है था गौर वंश का था, इसकी वजह से नाम गौरी है। और महमूद नाम था और गजनी स्थान से, अफगानिस्तान के स्थान से ये शासक था, तो महमूद गजनवी इसका नाम पड़ गया था। वैसे मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। तो भाई महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण थे वो पेपर में आपसे पूछने की संभावना है। 17 के 17 आक्रमण आपसे पूछ लिए जाएंगे, या महमूद गजनवी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमणों का चर्चा कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में भी पढ़ना है, तो तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की सेकंड लड़ाई, इसके बारे में। और लास्ट में यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है कि तुर्कों की सफलता कह लूँ या राजपूतों की विफलता, एक ही बात है, क्योंकि राजपूत हार गए थे मुस्लिमों से, तुर्कों से, और इस वजह से इनकी असफलता के क्या कारण थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप सभी से ये भी बनेगा, चंदावर की जो लड़ाई है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे करी? दिल्ली सल्तनत, ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में बनता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसका क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। अगर आप चाहते हैं, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो भाई आप हमसे जरूर जुड़ें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं।
इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो आप हेल्प ले सकते हैं। विद नोट्स के लिए बस कोई मैसेज ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।